हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 10th के लिए रियल नंबर पर बेस्ड हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। ऐसे तो क्लास 9th में जो रियल नंबर है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से शुरू हुआ है, लेकिन हम इन दोनों लेमा और एल्गोरिथम पढ़ने से पहले रियल नंबर ही जान लेते हैं कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे तो हमारा जो क्लास 9th का पहला वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के नंबर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, रेशनल, इरेशनल, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, इन सब चीजों के बारे में मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी हम थोड़ा यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर आप पूरे डिटेल्स देखना है तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ऐसे रियल नंबर को यहाँ पर भी एक हल्का सा रिकेप देख लेते हैं। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज अ सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों टाइप्स के नंबर, वो जो सेट होगा वो रियल नंबर का सेट हमारा कहलाता है। क्लियर? ये यूं समझिए कि आप जो भी सोच सकते हैं सोचिए, दो चीज बस मत सोचिएगा। क्या? रूट के भीतर नेगेटिव नहीं सोचना है। क्लियर? और जो नॉट डिफाइंड वाली चीज है वो मत सोचिएगा। जो जीरो से डिवाइड किए गए जो नंबर्स होते हैं 2/0, 3/0, ये सब नहीं सोचना, ये तो नॉट डिफाइंड है। तो नॉट डिफाइंड वाली चीज मत सोचिए और रूट के भीतर नेगेटिव वाले मत सोचिए। उसके बाद जो भी बच जा रहा है सब के सब रियल नंबर ही हो, क्योंकि रूट के भीतर अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम रियल नंबर तक ही बता ही रहे हैं। तो इन दोनों को छोड़ के आपके जहन में जो आ रहा है, आपके दिमाग में जिस टाइप का नंबर आ रहा है, √2, √3, 1.5, 2/3, 2⁻3, ओके, या क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 10, कुछ भी आप सोच सकते हैं, सोचिए। सब का सब हमारा गारंटेड क्या होगा? रियल नंबर होगा, क्योंकि जो भी आप नंबर सोच रहे हैं या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। और रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो तो रियल नंबर तो गारंटेड होगा ही। जैसे इसके एग्जाम्पल में हमें लिखना होगा रियल नंबर के एग्जाम्पल में, तो कुछ भी लिख सकते हैं। 2, 3, -1, 1/2, -2/3, √2, क्यूब रूट ऑफ 4, ओके, क्यूब रूट ऑफ 8, 1.5, ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं। √3.4, 2⁻3। क्लियर? ये सब हमारा, जैसे 2 है तो 2 रेशनल नंबर, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिखा जा ही सकता है। वेयर P and Q आर इंटीजर्स, पता है ये सब रेशनल का डेफिनेशन। ऐसे डिटेल से जानना है तो मैं बता दिया हूँ, 9th का आप पहला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ये 3 को भी 3/1 लिखा जा सकता है, इसको भी अपन 1 करके P/Q के फॉर्म में लिख लिए। तो ये सब के सब क्या है हमारे? ये सब रेशनल, ये भी रेशनल है। √2 हमारा रेशनल नहीं है। √2 क्या हो गया? √2 इरेशनल, ओके। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 4, ये हमारा इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये हमारा इरेशनल है। ये भी हमारा, ये क्यूब रूट ऑफ 8 है, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, 3 2 आएगा, उसमें से एक 2 निकल जाएगा। तो ये हमारा रेशनल है। देखने में ऐसा शॉर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है? रेशनल है। ये सब रेशनल है, ये भी रेशनल है, क्योंकि इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 15/10। ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा फिर रेशनल है। पाई क्या है? पाई इरेशनल है, इरेशनल है, ओके। 22/7 क्या है? ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ओके। अब ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि 3/0 ये नॉट डिफाइंड, ना तो इरेशनल है ना इरेशनल। या रूट के भीतर मैंने -4 लिख लिया, तो ये भी ना तो रेशनल ही है और ना ही इरेशनल है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो या तो रेशनल नंबर में आता है या इरेशनल नंबर में आता है, वो दोनों के दोनों हमारे रियल नंबर। ये रेशनल और इरेशनल कुछ भी नहीं। क्लियर? तो आई होप कि आप रियल नंबर समझ गए होंगे पहले, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही रियल नंबर से। रियल नंबर पहले चैप्टर का नाम ही है। तो पहले रियल नंबर समझिए कि रियल नंबर होता क्या। तो रियल नंबर आप समझ गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का जो ग्रुप होता है वो हमारा रियल नंबर का ग्रुप कहलाता है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, इसके बाद लेमा आता है। लेमा क्या होता है? एल्गोरिथम क्या होता है? देन हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी। क्लियर? लेमा क्या है? देन लेमा में यहाँ पे लिखा हुआ हूं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? तो एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट,
ओके, जिसका यूज हम दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने में करते हैं। वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है। और विच इज यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए या दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करते हैं। वो हमारा क्या हुआ, लेमा हुआ। आई मीन लेमा को हम एक तौर पे हम थ्योरम भी कर सकते हैं। ओके, लेमा और थ्योरम में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि लेमा भी एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऐसा अर्थात एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ किया जा चुका है, मतलब जिसका प्रूफ हम कर सकते हैं। तो थ्योरम भी वही होता है, थ्योरम का भी हम प्रूफ करते ही है। जैसे एग्जांपल हो गया इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। ओके, ये हमारा राइट एंगल अगर ट्रायंगल एबीसी हो, इसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर एंड बेसिस। यही मैंने लिखा है, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो जानते ही हैं, ये एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लेमा भी बोल सकते हैं। कैसे पाइथागोरस थ्योरम को लेमा कहेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट है इन राइट ट्रायंगल एबीसी, स्क्वायर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर एंड बेसिस, ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, मतलब हम चाहें तो इसको प्रूफ कर भी सकते हैं। और इस स्टेटमेंट का यूज हम किसी अदर थ्योरम को प्रूफ करने में भी करते हैं। जैसे कोई दूसरा थ्योरम हो, उसको प्रूफ करने में हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो वही लेमा कहता है कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। तो ये हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको भी लेमा कह सकते हैं। और ये थ्योरम भी है जिसका यूज हम किसी दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने में करते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ लेमा। अब एल्गोरिथम क्या है, इसको समझते हैं। एल्गोरिथम है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सीरीज क्या है, सीरीज मीन्स ग्रुप समझ लीजिए। ओके, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स का ऐसा सीरीज which provide a procedure to solve any problem or to prove any theorem is known as an algorithm। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो भी हम स्टेप्स अपनाते हैं, कुछ ना कुछ तो स्टेप्स अपनाते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है। ओके, उस वेल डिफाइंड स्टेप्स को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर। एल्गोरिथम क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कोई भी थ्योरम हो उसको प्रूफ करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। मिड टर्म फैक्टर से भी करते हैं, स्प्लिटिंग मिड टर्म, फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सुधाचार्य है। जो भी मेथड अपनाते हैं, कोई भी आप मेथड अपनाते हैं, इस क्वेश्चन के अगर रूट्स फाइंड करने हैं आपको, तो आप कुछ ना कुछ तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स अपनाते ही हैं। जैसे इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। तो यही हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या हुआ। एल्गोरिथम का पहला स्टेप यही है कि डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको दोनों साइड उससे डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ऐसे ये हमारा 2 से डिवाइड हो गया। तो एल्गोरिथम का पहला स्टेप ये है। उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, एल्गोरिथम आई मीन इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है, इसी को एल्गोरिथम का पहला स्टेप भी बोले। दूसरा स्टेप ये है कि इसको जो कांस्टेंट टर्म है उसको इज इक्वल टू को उस साइड ले जाते हैं। तो ये हमारा ऐसे चला गया -7/2। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है कि यहाँ पे बीच में ये जो दिया गया नंबर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2ab जैसा दिखाते हैं। ओके, इसको पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम डिटेल से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 2 × 3/4 × x भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि डिवाइड होगा तो 3/2 ही होगा। अब इस 2 और x के जो बीच में है 3/4, इसी का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देता है। आई मीन ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 3/4x प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद भी जो है -7/2 प्लस 3/4 का
स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख लिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इस राइट हैंड साइड में भी जो सॉल्व है उसको सॉल्व कर लेंगे और वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो जो हम स्टेप्स अपनाए हैं उन स्टेप्स का ग्रुप ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर? कौन से स्टेप्स अपनाए? पहला स्टेप मैंने ये अपनाया कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड किया तो हमें ये मिला। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्टेप से ये अपनाया, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू को उधर ले गया। ये दो सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कि बीच में 2ab जैसा मैंने दिखाया, ओके, और 2 और x के बीच में जो नंबर मिला उसका स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किया। क्लियर? ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आई मीन जो LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो x प्लस 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा। इधर कैलकुलेट होके जो भी आ जाए। उसके बाद जहां ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो जो हम स्टेप्स बताते चले जा रहे हैं उन्हीं स्टेप्स का ग्रुप ही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर? तब लेमा और एल्गोरिथम में अंतर समझ ही गए होंगे। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। आई मीन लेमा को हम एक तरह से थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले जो ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरम है उनका इस्तेमाल हम करते ही हैं, तो उसको लेमा कहा जा सकता है। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो हम स्टेप्स अपनाते हैं उन स्टेप्स का ग्रुप ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। क्लियर? चलिए इसके बाद हम एक डिविजिबिलिटी देखते हैं, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आएगा। क्लियर? चलिए डिविजिबिलिटी को हम देख लेते हैं। ये जो डिविजिबिलिटी का यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया है वो इंटीजर पे बेस्ड है। पढ़ते हैं, और नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी। आई मीन एक नॉन जीरो इंटीजर ए है, ए के लिए शर्त है कि ये हमारा नॉन जीरो इंटीजर है, जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर। क्लियर? जीरो को क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करना वो नॉट डिफाइंड में आता है। 2/0, 3/0 ये सब नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए नॉन जीरो इंटीजर लिखा है। तो किसी भी नॉन जीरो इंटीजर ए को इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर ए को हम कहेंगे कि वह बी को डिवाइड कर दे रहा है। कब? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, यदि हमें खोजने पे एक ऐसा इंटीजर सी मिल जाए सच दैट जिससे b इक्वल टू AC, b इक्वल टू AC हो जाए, b इक्वल टू AC हो जाए, आई मीन ये जो कंडीशन दिया है ये फुलफिल हो जाए, तो हम इस केस में कहेंगे कि जो हमारा a है वह b को डिवाइड कर रहा है। सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी मैं एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर दे। क्या लिखा है? नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड एन इंटीजर बी। हमें बी को डिवाइड करना है, किससे? ए से। तो अगर बी को डिवाइड करना है ए से तो हम ऐसे लिखते हैं, ये ए क्या होना चाहिए? ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये भले जीरो हो जाए, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर ये ए बी को कब डिवाइड करेगा? तो पता ही है ए बी को तभी डिवाइड करेगा जब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाए। तो कुछ ना कुछ बात यहाँ पे जाएगा, जितना टाइम्स जाए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये मान लीजिए कि सी यहाँ पे मैंने लिख लिया है, सी टाइम्स गया है, और सी टाइम्स गया और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है? जीरो है। तो अगर रिमाइंडर जीरो है तो आपको पता ही होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आई मीन बी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी। ओके, या यूं कहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, ओके, प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्लियर? रिमाइंडर यहाँ पे जीरो है तो प्लस रिमाइंडर मीन्स प्लस जीरो। ठीक, कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा 20 और नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू डिवाइड इंटीजर बी, ये कि 20 है और ये हमारा 4 है। क्लियर? तो कब हम कहेंगे कि ये 4 20 को डिवाइड कर दे रहा है? तो अगर 4 20 को डिवाइड कर दे रहा है, ऐसा हम तभी कहेंगे जब हम एक ऐसा इंटीजर ढूंढ पाए कि 20 इक्वल टू 4 इंटू समथिंग हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये 4 20 को डिवाइड कर देगा। 20 इज इक्वल टू 20 को हम 4 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा तब कहेंगे। कब कहेंगे? इस 20 को हम 4 से डिवाइड हो जाएगा ऐसा
तभी कहेंगे जब हम एक ऐसा इंटीजर, ये b है, ये हमारा a है, एक ऐसा इंटीजर c आप ढूंढ पाए ताकि b इक्वल टू ac हो जाए। तो ढूंढिए कि क्या इंटीजर ऐसा मिल जा रहा है। तो हमें इंटीजर एक ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। ओके, जरा ये देखिए 21 इक्वल टू 5 इंटू, सपोज ये b हो गया, ये a हो गया। तो यह जो b है वो a से डिवाइड होगा, ऐसा कब कहा जाएगा जब b इक्वल टू ac हो जाए। आई मीन हम एक ऐसा इंटीजर ढूंढ पाए जिससे कि यह शर्त फुलफिल हो जाए, कंडीशन b इक्वल टू ac। तो ये हमारा b हो गया, ये a हो गया। अब कोई इंटीजर c ऐसा ढूंढिए ताकि हमारे b इक्वल टू ac हो जाए। तो क्या आप ऐसा इंटीजर ढूंढ पाएंगे? देखिए इंटीजर नहीं ढूंढ पाएंगे, डेसिमल में कुछ शायद मिल जाए लेकिन इंटीजर नहीं मिल पाए, क्योंकि 5 का टेबल 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 5 5 या 25 हो जाएगा। क्लियर? आई मीन हम ऐसा इंटीजर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये हमारा जो 5 है वो 21 को डिवाइड नहीं करेगा। कोई नंबर किसी से डिवाइड हो जा रहा है तो उसको सिंबल के रूप में हम कैसे लिखते हैं? सिंबल के रूप में ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 24 से डिवाइड हो जा रहा है। आई मीन जब हम 20 इक्वल टू 4 इंटू कोई इंटीजर ढूंढने में हम सफल हो जा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, कैसे? 4 और दिस। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 डिवाइड्स 20, इसका ये मतलब है। या कई इसको घुमा फिरा के कई तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं 4 डिवाइड्स 20, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 20 इज डिविजिबल बाई 4, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 इज अ डिविजन ऑफ 20। क्लियर? तो हम 4 तरीके से इसको बोल सकते हैं। कैसे कैसे? मैं पहला क्या है, 4 डिवाइड्स 20, या 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20, और 4 इज अ डिविजन ऑफ 20, और 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? ऐसे हम घुमा फिरा के कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर नहीं डिवाइड हो पाएगा तब, जैसे यही था 21 और ये 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, यहाँ पे 5, ये 21, ये डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं करा तो ऐसे इसको कट कर दीजिए। तो इसका सेंस क्या हुआ? इसका सेंस हुआ 5 डज नॉट डिवाइड 21। ओके, 5 डज नॉट डिवाइड 21। या यूं कहिए कि 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 21, या यूं कहिए कि 21 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, इस तरह घुमा फिरा के हम कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारा पूरा डिविजिबिलिटी का सेंस। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके।